हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक्स है वो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। बड़ा हॉट टॉपिक है। क्यों हॉट टॉपिक है? इस बार बजट में भी बोला कि आरबीआई फेजेस मैनर में अपनी डिजिटल करेंसी स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें होंगी जो उस जिन पे बेस होकर ये करेंसी आएगी, डिजिटल करेंसी आएगी। तो बेसिकली आज के जो लेक्चर में हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये क्या है वो भी कंप्लीट करेंगे, जिससे एक होलिस्टिक व्यू बन जाएगा आपका। और इसके जो इम्पैक्ट है डिजिटल करेंसी के, वो क्या क्या इम्पैक्ट है, वो सारी चीजें भी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, बट इस चीज को स्टार्ट करते हैं 2007-8 से। ठीक है, 2007-8 में क्या अमेरिका में रिसेशन आया, ठीक है ना, जिसे प्राइम क्राइसिस बोला गया। चलो, डॉलर एक ऐसी करेंसी है जिसकी वर्ल्ड वाइड वैलिडिटी है, होती तो हर किसी की है पर उसकी ज्यादा होती है। तो कुछ लोगों के पास डॉलर होंगे उस समय, सपोज करते कोई एक्स पर्सन है, उसके पास $10,000। बट अब ये क्राइसिस आया, सब प्राइम क्राइसिस आया। यहां पे यूएस फेडरल ने क्या करा, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी क्या करी, इजी करी। मॉनेटरी पॉलिसी इजी करने का मतलब क्या होता है, मार्केट में या इकोनॉमिक में आप क्या करते हैं, पंप करते हैं, ठीक है ना, करेंसी। अब आपको एक छोटी सी कॉमन सेंस की बात तो याद है, जिसकी सप्लाई ज्यादा हो जाए उसकी वैल्यू कम हो जाती है। गोल्ड की कीमत और डायमंड की कीमत इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि उनकी सप्लाई कम है। अगर रोड पे भी डायमंड मिला होता तो डायमंड डायमंड नहीं कहलाता, इतनी बात याद रखना। और यही एक इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को समझने का, जिसकी सप्लाई बहुत ज्यादा उसकी कीमत कुछ नहीं, जिसकी सप्लाई कम है बट डिमांड बहुत ज्यादा है तो प्राइस ऊपर चला जाता है। जब उसने मॉनेटरी पॉलिसी ने करेंसी पंप करा इकोनॉमिक में, ठीक है ना, तो क्या हुआ, पहले सपोज करते हैं ये $10,000 में कहीं किसी जगह पे 1 एकड़ जगह खरीद पाता था। अब क्या होगा, जब ये इफेक्ट आएगा तो इसकी डॉलर की क्या होगी, परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी। जब परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगी, सपोज करते हैं ये अब 1/2 एकड़ ही खरीद पा रहे हैं, तो कुछ भी करके इस बंदे को, एक्स को क्या हुआ, लॉस हुआ, परेशान हो गया वो फेडरल बैंक की पॉलिसी से। तो उसके दिमाग में क्या आया, कोई एक ऐसा सिस्टम आना चाहिए जिससे ये जो सेंट्रल बैंक बार बार अपनी जो लिक्विडिटी कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, इससे हमें परेशानी ना हो। तो ये बैंक, एक्स बंदा कोई नहीं था, ये कौन था, संतोषी नाकामोटो, जिसको कहते हैं, ये एक अननोन पर्सन है, इसके बारे में कोई आइडेंटिफाई नहीं होगा, ये पार्टिकुलर पर्सन यही है। हाँ, फिर इसने क्या कहा, इन सब से परेशान होकर एक कॉन्सेप्ट दिया। कॉन्सेप्ट था लेजर का, कॉन्सेप्ट था डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का। उसने कहा कि क्यों ना हम एक ऐसा लेजर बनाए, लेजर का मतलब क्या होता है, सिंपल बही खाता, ठीक है, वो बनाए। वो बना के क्या करेंगे, सबको पता होना चाहिए कि ये इतना इतना इनके पास ऐसा ऐसा है। और इसी के साथ यहीं से कंसेप्ट चालू होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। तो लेजर क्या होता है, लेजर उसने ऐसा बोला कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी सबके पास है। जो सेंट्रल बैंक करती है ये एक सेंट्रलाइज लेजर होता है, सिर्फ सेंट्रल बैंक ही सबके लिए यूज हो रही है कि वो देख रही है हर किसी को। इसमें अगर मैं कहूं कि सेंट्रल बैंक है यहाँ पे और बंदे यहाँ पे जुड़े हैं, जैसे यहाँ पे X1 है, X2 है, X3 पर्सन है, तो सेंट्रल बैंक ही सबके ट्रांजेक्शन को देख रही है। अगर मैं पूछे कि ये X2 X3 को देख रहे हैं
नहीं देख रहे। इसीलिए ये क्या हो गया, ये एक सेंटर हो गया। इसमें बंदे कैसे जुड़े हैं, यहाँ पे सेंटर है ना, जैसे इसको यहीं बना देते हैं, ये सेंटर है ना, इससे बंदे ऐसे जुड़े, डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी ऐसे जुड़ी, x1 x2 x3, ये क्या है आपका सेंटर। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम है। जो ये कॉन्सेप्ट था डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का, इसमें क्या था, सारे एंटिटी हैं, जैसे ये एंटिटी है, 4 है सपोज, ये इससे भी जुड़ा, ये इससे भी जुड़ा, ये इससे भी जुड़ा, ये वाला इससे भी जुड़ा, इससे भी जुड़ा, इससे भी जुड़ा, ठीक है, ये वाला इससे भी जुड़ा, इससे भी जुड़ा, सब एक दूसरे से जुड़े हुए, हर कोई एक दूसरे की इंफॉर्मेशन ले लेता है। तो ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का। यही क्या कहते हैं, कंसेप्ट बना, किसका बेस बना, किसका, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली एक इंक्रिप्शन, आप कहते हैं ना, आपके व्हाट्सएप पे भी आता है कि यूर मैसेज इज इंक्रिप्टेड, तो एक इंक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी के साथ वर्क करती है, ठीक है। अगर हम ब्लॉकचेन के बारे में आगे पढ़ें, इसको मैं मिटो देता हूं। तो यहां से बेसिकली क्या हुआ था, ये संतोषी नाकामोटो जो नाम आया, कि वो बेसिकली एक ऐसा सिस्टम चाहता था जो आपकी जो करेंसी सिस्टम हो वो क्या हो, इंडिपेंडेंट ऑफ सेंटर पॉलिसी। एक करेंसी सिस्टम चाहता था कैसा हो, इंडिपेंडेंट हो फ्रॉम सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है ना। तो इसी के चक्कर में उसने अपना एक अल्टरनेटिव करेंसी सिस्टम चालू करा। वो करेंसी सिस्टम क्या था, क्रिप्टो करेंसी। तो इसी में ब्लॉकचेन में क्या होता है, ब्लॉकचेन में क्या होता है आपका, देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या होता है, ब्लॉक का मीनिंग क्या होता है, ब्लॉक बेसिकली क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ठीक है ना। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट देख लो, एक इसमें होता है हैश फंक्शन। हैश फंक्शन बेसिकली क्या होता है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बैकबोन होता है, ठीक है ना, बैकबोन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। देखता है कि ऑथोराइज पर्सन की एंट्री हो रही है हमारे सिस्टम में, जो लेजर है कोई, इसमें क्या ऑथोराइज पर्सन की एंट्री हो रही है या नहीं हो रही, इस चीज को देखता है, ठीक है। नोड होता है, वो बेसिकली क्या होता है, नेटवर्क से आप कहां से कनेक्ट हो। ये ब्लॉकचेन का डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होगा, ये नेटवर्क ऑफ इसमें आपका कहां से कनेक्शन है, आपका कनेक्ट कहां पर है, उसको नोड बोलते हैं, ठीक है। और एक चौथा कंपोनेंट जो आता है वो माइनिंग का होता है, वो भी अभी समझाएंगे। बेसिकली ये एक मेटाफर की तरह यूज हुआ, जिस तरह से हम गोल्ड माइनिंग करके गोल्ड एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह ये क्या है, अब जो कहते हैं ना कि डाटा जो कहते हैं फ्यूल है इकोनॉमी का, उसी तरह ये क्या होता है, एक इंक्रिप्टेड सिस्टम है, उसमें हम माइनिंग करके कोड जनरेट करते हैं, उसी कोड को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। ये कहते हैं, इसमें माइनिंग क्या होती है, जनरेशन या जनरेटिंग बोल दो या डिस्कवरिंग बोल दो, डाटा, ठीक है। ये जो डाटा मिलता है हमें, ये बेसिकली क्या होता है, एक रिवॉर्ड की फॉर्म में होता है, और इसी को बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि ये क्रिप्टो का सेंस क्या होता है, जो
हमें हाइड कर देते हैं किसी चीज से, छुपा देते क्रिप्टो, तो क्रिप्टो करेंसी। तो बेसिकली क्या हुआ, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझो, सपोज करते संतोषी नाको ने एक इस पॉइंट पर आया, ठीक है, उसका पास कोई नोड होगा, यहीं से क्या है नेटवर्क स्टार्ट हुआ, नेटवर्क इनिशियली स्टार्ट तो होगा, ठीक है, इसका कोई ब्लॉक होगा, ब्लॉक का इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन क्या होगी, जैसे हमारी आधार कार्ड आजकल इंफॉर्मेशन होगी, आधार कार्ड से सब कुछ पता चल जाता है, उसी तरह इस ब्लॉक के पास भी इंफॉर्मेशन होगी कि उसकी ट्रांजेक्शन कौन कौन सी हुई, कहां कहां हुई, और इसका एड्रेस, ये इंक्रिप्शन कब ऐड हुआ नेटवर्क में, ठीक है, ये कौन से नोड से ऐड हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, एक नेटवर्क है, तो किसी यहां पे कहता है कि एक्स पर्सन ने माइनिंग करी, ठीक है, और एक इनक्रिप्टेड कोड निकाला जो सेटिस्फाई कर रहा होगा इस ब्लॉक की, नेटवर्क की, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये इसको रिक्वेस्ट देगा, ये क्या होगा, सबसे पहला ही बंदा था, ये इसकी वैलिडिटी चेक करेगा ये कि ये ऑथोराइज है कि नहीं है, ऑथोराइज है कि नहीं है, देखता है सब कुछ, इसकी कंडीशन फिल होती है, तो ये इस नेटवर्क में ऐड हो गया, तो अब ये दोनों हो गए। उसी तरह कोई और करता है, मैं कहता है वाई करता है, तो वो भी इससे भी ऐड हो जाता है, इससे भी ऐड हो जाता है, ठीक है ना। अब कहते हैं कोई जेड करता है, तो वो जेड इससे भी ऐड होता है, इससे भी ऐड होता है, इससे भी ऐड, तो ये डिसेंट्रलाइज है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी जो खूबी है ना, इसका पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी, इसकी इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, पीयर टू पीयर कनेक्टिविटी, बात। हर किसी ब्लॉक के पास पता होता है, जैसे इसके ये वाई है, सपोज ये करके इसके इसको इसका नोड पता होगा, इसको भी इसका नोड पता होगा, इसको भी इसका नोड पता होगा, ये सारे कनेक्टेड कैसे होंगे, एक हैश फंक्शन से। कनेक्शन किससे होगा, हैश फंक्शन से होगा, समझ आई बात, इतनी बात समझ में आ गई। तो जो माइनिंग करते हैं, जैसे इसने माइनिंग करी होगी, इनक्रिप्टेड कोड होगा जो सेटिस्फाई कर रहा होगा, इसकी वजह से इसको एक रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है ना, रिवॉर्ड मिला, इसी रिवॉर्ड को क्या बोला, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है ना। तो बेसिकली ये कोई फिजिकल करेंसी नहीं होती, जैसे आपकी जेब में 500 का 2000 का नोट पड़ा हुआ, ये बेसिकली एक कोड होता है, डाटा होता है, ठीक है, जो इस नेटवर्क से कनेक्ट होता है, तो यही होती है क्रिप्टो करेंसी, और कुछ नहीं होती। अब क्या हो गया, पहले तो स्टार्टिंग में तो ये एक क्रिप्टो करेंसी बनाने की कुछ बात ही नहीं हुई थी, स्टार्टिंग में बस एक नेटवर्क बना रहे थे, धीरे धीरे क्या हुआ, ये नेटवर्क बड़ा फेमस हो गया, जो चीज फेमस हो जाती है उसको लोग खरीदना चाहते हैं, तो इन्होंने क्या हुआ, जो माइनिंग आया इसकी वैल्यू लगाई, सपोज इनिशियली उसकी लगाई कि भाई तूने इतना खर्चा करा, मैं तेरे को $1000 देता हूं, तो दूसरे के मन में भी खलबली मची कि भैया तुमने 1000 दिए, मैं $1500 देता हूं, तो धीरे धीरे ये क्या बन गया, ये क्रिप्टो करेंसी क्या बन गया, एक डिजिटल एसेट बन गया, ठीक है ना, ये डिजिटल एसेट बन गया। अब इसमें क्या होने लगी, ट्रेडिंग होने लगी, लोग एक्वायर करने लगे कि भैया क्रिप्टो करेंसी हम लेंगे। आजकल टीवी में भी ऐड आते हैं, वो शादी के लिए लड़के को देखने जाते हैं, पूछते हैं कि आपके पास क्रिप्टो करेंसी तो है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, एक स्टेटस सिंबल बन गया, धीरे धीरे इसमें ट्रेडिंग बढ़ी, तो इसका वैल्यू क्या होगी, बहुत बढ़ गई।
अब बढ़ गई तो एक ये एसेट है क्या ना, मैंने क्या बताया, डिजिटल एसेट बन गया। तो डिजिटल एसेट जब बन गया तो अब मेरे को कोई चीज चाहिए, सपोज मैं कहता हूं कि मेरे को ये एक्स चाहिए, ठीक है, तो वो कहता है कि उसके प्राइस, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, वो कहता है कि वैसे तो जी हम रुपीज में तो हम 800 का दे देंगे या 750 कह लो, 720 रुपए का दे देंगे, ठीक है। नहीं तो वो कहते हैं डॉलर में कितने का दोगे, वो कहता है कि हम $10 का दे देंगे, सपोज कहते हैं 72 रुपए का डॉलर है। वो कहता नहीं, अगर क्रिप्टो करेंसी में बेचने तो कह रहे कि हम कोई एक पार्ट बोलता है, संतोषी एक यूनिट होती है बेसिक, तो उसमें मैं कहता कि एक संतोषी में बेच देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक संतोषी में हो गया। तो याद रखना, ये जो क्रिप्टो करेंसी अब जब बड़े बड़े इसकी वैल्यू बढ़ने लग गई तो इसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई, तो जो इसने माइन करके एक रिवॉर्ड जनरेट करके एक क्रिप्टो करेंसी करी थी, अब क्या होगा, ये ट्रांजिशन करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांजिशन। सपोज इसके पास 5 क्रिप्टो करेंसी थी और अब क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, बड़ी हो गई, तो क्या कहता है, ये 4 को तो ऐसे ही रखता है एज इट इज, और एक क्रिप्टो करेंसी के 50 पीस कर देता, 50 पार्ट कर देता, सपोज करते हैं 50 पार्ट कर देता। अब जब ये 50 पार्ट करता है एक्स, तो ये सारी चीजें मैंने बोला ना, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, हर एंट्री हर चीज जो भी आप करते हो इसमें सबको पता चलती है। तो एक्स ने ऐसा करा तो भैया वाई को भी पता चला, जेड को भी पता चला, और ये यहाँ पे जो संतोषी था जिसने स्टार्ट करा था उसको भी पता चला कि भैया ये ऐसा हुआ। तो सब क्या देंगे, वैलिडेशन देंगे, एक्सेप्टेंस देंगे। इसमें एक चीज याद रखना, जितने भी ये नोड होते हैं सबको एक्सेप्टेंस देनी पड़ती है, कोई भी चेंज हो, अगर एक ने भी एक्सेप्टेंस नहीं दी तो वो चेंज नहीं होता। इसीलिए इसको क्या बोलते, क्रिप्टो करेंसी को क्या बोलते, इम्यूटेबल सिस्टम, ये म्यूटेट नहीं होता, ठीक है। ये क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन की बात हुई। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी की एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ गई। एक्सेप्टेंस बढ़ गई तो क्या हुआ हमारा सिस्टम फेल होने लगा। जो हमारी फिएट करेंसी थी जो सेंट्रल बैंक लॉन्च कर रहा था उसकी वैल्यू कम होने लगी, लोगों को उसके प्रति इंटरेस्ट ही नहीं रहा कि भैया ये भी चीज है, अब लोग इसमें जा रहे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की और इंडिया जैसे वेलफेयर स्टेट की एक पॉलिसी होती है, वो अब जैसे सेबी है, सेबी को क्या जरूरत है शेयर मार्केट को रेगुलेट करने की, पर उसने सेबी का अगर आप देखो कि इवेल्युएशन कैसे होता है धीरे धीरे, उसका इवेल्युएशन 1992 के स्कैम से होता है, जो पिक्चर बनी थी ना हर्षद मेहता के घोटाले वाली। क्यों, एक स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सिटीजन को बचा के रखे, प्रोटेक्ट करे, ठीक है। इसी के चक्कर में ही क्या हुआ, आपका डिजिटल करेंसी लॉन्च करने लगे। देखो अब क्या होता है, अब देखते हैं हम इशू रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, पहली बात इससे क्या हुई, जो आपकी फिएट करेंसी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की या बोलो सेंट्रल बैंक की जो करेंसी थी फिएट, ठीक है, फिएट करेंसी पे एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि फिएट करेंसी लूं क्यों, क्यों भाई, हम तो सारी डील क्रिप्टो करेंसी में ये करने लग गए, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट का क्या होगा, फिएट करेंसी पे क्या होगा, एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था। दूसरी बात, अब जो इस बार बजट में बोली है 30% का टैक्स तक लेना है, क्यों लेना है, कोई उसमें सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो साफ साफ कहती हैं कि हम क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने के मूड में नहीं है, और ये भी हमारा जो हम इस पे टैक्स लगा रहे हैं वो भी ये मत सोचो कि हम इन फ्यूचर इसको लीगलाइज करेंगे ही करेंगे, हमारी मर्जी, बट अभी उसने कुछ भी छोड़ दिया, ठीक है। अब भाई इस पे फिएट करेंसी पर हो गया, इससे क्या होता है, एक सबसे बड़ा इशू होता है टैक्स एविजन, कर की चोरी। भैया एक नेटवर्क है, अब नेटवर्क है आपके पास, वो क्रिप्टो करेंसी का कोड है,
ठीक है, इनकम टैक्स वाले जाएंगे तो वो कोड को कैसे देखेंगे, ये तो कोड है, पता ही नहीं उनको क्या है। तो टैक्स इवेजन का जो मुद्दा है सबसे ज्यादा हो गया। ठीक है, अगर हम क्रिप्टो करेंसी के इफेक्ट देखते हैं इकोनॉमिक में, उसको 3 पैरामीटर्स पे देखा जाता है। कौन से 3 भाई? मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, फिजिकल पॉलिसी पे, और एक्सचेंज रेट पे। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, वो इंटरेस्ट रेट को कम ज्यादा करके मार्केट की के अकॉर्डिंग, जैसे अभी बनी है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसने क्या बोला कि अभी मैं इंटरेस्ट रेट पे कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, बोला। ये कब यूज होती है? जब बिजनेस साइकिल में बूम और बस्ट होता है। ठीक है ना, जब बूम होता है तो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या करती है? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। ठीक है ना, जिससे क्या होता है, जब बूम की सिचुएशन होती है तो इंटरेस्ट रेट जो होता है इसको बढ़ा दिया जाता है। इससे क्या होता है? इन्फ्लेशन कंट्रोल कम हो जाती है। ठीक है ना, जब बस्ट की सिचुएशन होती है तो इंटरेस्ट रेट को क्या होता है? घटा दिया जाता है, जिससे क्या होता है? आपकी लिक्विडिटी बढ़ती है, जिससे डिमांड बढ़ती है। बट अब सारा खेल तो क्रिप्टो करेंसी में हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की रेट बढ़ने से कुछ हो ही नहीं रहा है भाई, कुछ हो ही नहीं रहा है। यानी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गई? इनएफिशिएंट हो गई क्रिप्टो करेंसी की वजह से। याद रखना, ये जो क्रिप्टो करेंसी पे ये है, गवर्नमेंट का एक मैटर ये तो है कि अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट करना है, पर अपनी सोवरेनिटी को भी बचा के रखना है। क्योंकि आप समझोगे, याद करो कि जो बीच में लैटिन अमेरिका में क्या होगा, उसकी उसकी देश की करेंसी की कोई औकात ही नहीं रह गई, कोई उस पर फेथ ही नहीं करता था, क्योंकि उतनी वहां पे काउंटरफेट करेंसी होने लग गई। तो वो वहां पे बोला गया था टर्म डॉलराइजेशन हो गया वहां पे। तो क्या होता है, लोग डॉलर लेना ही पसंद करते थे। ठीक है, डॉलर से ट्रांजेक्शन करते थे, अपने देश की करेंसी से नहीं करते थे। तो कहते थे कि जो वो देश है लैटिन अमेरिकन कंट्री, वो मॉनेटरी पॉलिसी भी इंपोर्ट कराते हैं। जिस हिसाब से अमेरिका अपनी क्या कहता है मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगा, तो वही मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसके बाद। वो इंपोर्ट कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो क्या इंडिया भी चाहते हो क्या क्रिप्टो करेंसी की से ही हमारी मॉनेटरी पॉलिसी और हमारा सब कुछ डिसाइड हो? नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो जाएगी? इनफेक्ट हो जाएगी। ये इसकी जरूरत कम पड़ती है, बूम में भी पड़ती है और बस्ट में भी पड़ती है। बस्ट में जब क्या रिसेशन टाइप आ रहा है, तो कोई क्रिप्टो करेंसी का मालिक नहीं आएगा आपके पास, गवर्नमेंट आएगी। ठीक है ना, 1929 की जो ग्रेट डिप्रेशन है उसका रीजन समझो, उसी से ये मॉनेटरी पॉलिसी की बात आती है। फिर फिजिकल पॉलिसी बेसिकली क्या होता है? टैक्स होता है, टैक्स से रिलेटेड होती है। और गवर्नमेंट जब अपनी क्या कहते हैं करेंसी निकालती है, तो उसको क्या होता है? कुछ प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, रेवेन्यू जनरेट होता है। अब जब सब कुछ क्रिप्टो करेंसी में चल रहा है, गवर्नमेंट के कंट्रोल से ही बाहर है। ठीक है ना, अभी सीतारामन जी ने बोला है कि 30% हम ट्रांजेक्शन पे लेंगे टैक्स, कैपिटल टैक्स। बट आप ये बताओ ना, आपने उन ऐप से तो ले लिया जिनमें छोटे छोटे बायर्स ने इन्वेस्ट करा, सेल करा, परचेज करा, होल्ड करा। बट जो बड़े बायर्स थे जो इंटरनेशनली खरीद रहे थे, बाहर से भी, इंडिया के बाहर से भी जाके आप खरीद लो। आप इंडिया के अंदर जो सर्विसेज, जो ऐप रिकॉग्नाइज है, उनसे ना खरीद के दूसरे से खरीदो, तब क्या हम टैक्स लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। टैक्स किस लिए लगाया जाता है? कोई भी एक वेलफेयर स्टेट है, वो टैक्स इसलिए लगाया जाता है जिससे कि स्टेट के पास कोई रिसिप्ट आए, जिससे वो वेलफेयर के काम कर पाए। जब उसके पास टैक्स ही नहीं आएंगे तो क्या वो वेलफेयर के काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। एक क्या होता है, करेंसी जब भी निकालते हैं तो उससे एक क्या कहते हैं, हमारी सोवरेनिटी होती है, एक मोनोपोली होती है कि सिर्फ इंडिया में क्या है, इंडिया गवर्नमेंट ही निकालेगी।
ठीक है ना, आरबीआई निकालता है। अगर अब इसको निकालने से कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, पड़े हुए हैं, क्रिप्टो से चल रहा है, तो जो रेवेन्यू प्राप्त होना था वो भी खत्म हो गया। अब क्या होता है, अब दो सिचुएशन बन सकती है आपकी, क्रिप्टो या तो ऑफ शोर यानी देश से बाहर माइन हो, या इनशोर ऑन शोर, या देश में ही माइन हो। कहां पे हो रहा, अगर ये यहाँ पे माइनिंग हो रही है इसकी ऑफ शोर, तो कैपिटल कहां से आउटफ्लो कर जाएगी ना। अगर ये इनशोर माइनिंग हो रही है तो कैपिटल क्या होगी, इनफ्लो करेगी ना। ठीक है, जब भी भाई देखो, आप अगर पढ़ोगे ट्रेड में तो कैपिटल अकाउंट होता है, जो कैपिटल अकाउंट इंडिया में एब्सोल्यूट कन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है ना, इंडिया में सिलेक्टिव कन्वर्टेबल है। ठीक है, एक्सचेंज रेट होता है जो पूरी मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं होता इंडिया में। ठीक है, उसमें सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन होता है। जब ये कंडीशन हो जाएगी, क्रिप्टो करेंसी हो रही है भैया, हमारी कैपिटल इनफ्लो और फ्लो अपने आप हो रही है, तो ये जो इनसे क्या होगा, इंडिया में क्या होगा, डी फैक्टो सिचुएशन क्रिएट होगी, डी फैक्टो कैपिटल अकाउंट डी फैक्टो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। एक और हो जाएगा, क्योंकि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं। अब जो इंपोर्ट करते हैं उसके लिए हमें चाहे कहते हैं डॉलर चाहिए होते बेसिकली उसी। अब ये क्या हो गया, एक्सचेंज रेट पे तो इसने इफेक्ट कर दिया, ये ऑटोमेटिक मार्केट पे डिपेंड हो गया, तो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर जाने लगा। जब भी हम इंपोर्ट का बिल देंगे तो हमें क्या है, फॉरेन करेंसी चाहिए, डॉलर चाहिए होता है, तो अब देखेंगे डॉलर की वैल्यूएशन कैसी है, तो डॉलर की वैल्यूएशन तो ये खराब कर देगा। तो ये जो तीन जो मेजर इशू थे क्रिप्टो करेंसी के लिए, इसके चक्कर में गवर्नमेंट को आना पड़ा, इंटरवेंट करना पड़ा कि अपने आप की सोवरेनिटी तो बचानी है और देश को आगे चलाना भी है। ठीक है, ये नोट कर लो, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, इशू। ये सब नहीं लेना कि ठग ही हो जाएगी, ये जो कि भाई क्रिप्टो करेंसी आपको कोई गलत दे दी, बेकार दे दी, ये सब नहीं। मेन तो ये चीज पॉइंट है जो यूपीएससी का लेवल है, बाकी तो आप वो कुछ भी एसएससी बैंक पीओ कुछ भी लिखो। ठीक है, इन सब के चक्कर में हमारे क्या कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा कि स्टार्ट करो क्रिप्टो वो डिजिटल करेंसी। ठीक है, हमारे 23 के बजट में मैं क्या बोलना, फेज में क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये स्टार्ट करेंगे। इसकी बात तो हो गई। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है, ये फिजिकल करेंसी ना होकर डिजिटल है। ठीक है ना, डिजिटल करेंसी। दूसरी कौन सी करेंसी होती थी हमारी, फिजिकल। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने का क्या था रोल, कुछ इससे बेनिफिट होंगे ना। ठीक है, उसी को अचीव करना था। पहला कहा कि कुछ लोग ना क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते, कुछ भी नहीं करना चाहते, बट एज अ स्टेटस सिंबल मेरे पास क्रिप्टो है, यू नो आई हैव क्रिप्टो। तो उसी तरह क्रिप्टो मीनिंग एक डिजिटल करेंसी है। तो जो लोग सिर्फ स्टेटस के लिए थे उनको एक सेटिस्फाई करते थे, भैया इंडिया के पास भी अपनी डिजिटल करेंसी है, ये है। ठीक है ना, जो क्रिप्टो होती है वो कैसी होती है, उसका कोई क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, वोलेटाइल होती है। ठीक है, कोई बेस नहीं होता, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है,
बट जो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी आएगी वो क्या होगी, उसको किसी ने एक गारंटी दे रखी होगी, इसकी एक फिएट होगी, फिएट वैल्यू होगी। समझे बात? डिजिटल हो गई। अब जब डिजिटल होगी तो बेसिकली उसको छापने का भी नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, प्रिंटिंग कॉस्ट नहीं होगी, कॉस्ट नहीं होगी। उसको ले भी जाना नहीं होगा, जैसे हम देखते ना वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बंदूक लेके लोग जाते हैं बैंक में करेंसियां देने तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टेशन कॉस्ट भी नहीं होगी। ठीक है। अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारी जेब में नोट है 500 का, वो तो नकली है, पाकिस्तान ने भेज दिया नेपाल के रूट से इंडिया में 500 का नोट, तो क्या होगा, काउंटरफिट करेंसी की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, ये सारी क्या हो गई, एडवांटेजेस हो गई इसकी। ये तो एक तो फिएट हो गई सबसे बड़ी बात, ये फिएट करेंसी नहीं होती है, ये फिएट करेंसी हो गई। प्रिंटिंग कॉस्ट जीरो हो गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो हो गई, काउंटरफिट का ध्यान। अब इससे जो सरकार को पैसा बचेगा, गवर्नमेंट को कुछ सेविंग होगी। ठीक है, वो कहां पे खर्च होगी, वेलफेयर के काम में। ठीक है ना। और दूसरी बात, इसको ट्रैक बहुत आसान से कर देंगे। ठीक है ना, ट्रैक कर दिया इसको आसानी से, डिजिटल करेंसी किस किस के पास है हमें पता चल गया। जैसे जब 2000 का नोट आया था ना, तो कुछ पेड न्यूज वालों ने कहा था इस 2000 के नोट में एक चिप है, मोदी जी को पता चल जाएगा कि ये 2000 का नोट कहां पर है। तो बहुतों ने हवा भी मचा दिया था, ये है इससे काला धन आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। उसका तो पता नहीं, 2000 के नोट में चिप नहीं है। बट अब ये जो डिजिटल करेंसी होगी, हमें पता होगा ना किसके पास है, ब्लॉकचेन के हिसाब से। ये जो डिजिटल करेंसी लॉन्च होगी, ये भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही लॉन्च होगी, बट ये सेंट्रलाइज होगी, याद रखना। क्यों, इसमें एक सोवरेन पर्सन है, कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या इस केस में अब आरबीआई लॉन्च करेगा, बट करेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से ही। तो इसको ट्रेस कर देंगे, ट्रेस करने से क्या हो जाएगा, टैक्स विजिलेंस, टैक्स विजिलेंस इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा, टैक्स हमें अच्छा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हम अगर इकोनॉमिक की टर्म में बोले, टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज हो सकता है। क्वेश्चन आ रखा है टैक्स टू जीडीपी रेशियो में यूपीएससी में। तो ये सारे इसके क्या हो गए, बेनिफिट्स हो गए। ठीक है, एक चीज, एक इशू मैं और बताना चाहता हूं इसी में ही, इसके सोशल इंपैक्ट क्या होंगे। अगर यूपीएससी जो पूछता है, बेसिकली मेंस में क्वेश्चन पूछता है, तो वो बेसिकली ऐसी एक डायमेंशन लेकर आता है जिसके बारे में हम सोचते नहीं है। इसके सोशल इशू क्या होंगे, ठीक है, सोशल इशू क्या होंगे सोचो। देखो बेनिफिट तो यही हो गए, ठीक है ना। इसका पॉजिटिवनेस में अगर इसका जो वो होगा, अगर हम इसके बेनिफिट देखें, इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का टैक्स इंक्रीज होगा, तो उससे वेलफेयर के काम होंगे। ठीक है, पहली बात। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, बैंक नहीं है हमारे यहाँ, बहुत सारी जगह ऐसी है बैंक नहीं है, बहुत दूर दूर तक नहीं है। हम बहुत वर्क कर रहे हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। तो इसकी मदद से कौन, इसमें ये वाली टेक्नोलॉजी काम कर रही है। इससे क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन का पेनिट्रेशन बढ़ेगी। ठीक है, ये सब मुद्दे हो गए। ठीक है, अब इसके कोई नेगेटिव इफेक्ट भी तो होंगे। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट की बात करो। इंडिया में टेक्नोलॉजी
से कितने लोग रूबरू हैं? बहुत कम। ठीक है, अब ये जो आई है, वैसे भी अभी जैसे लॉकडाउन लगे हुए हैं, स्कूल बंद थे, बच्चों को बोला कि भैया जिनके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है, डिवाइस नहीं है, लैपटॉप मोबाइल ये सब, तो उन वो एजुकेशन कैसे लेंगे, वो ऑनलाइन कैसे जाएंगे? तो हमारे यहाँ क्या है, अभी से ही क्या है, एक डिजिटल डिवाइड है इंडिया में। क्या है? डिजिटल डिवाइड। ठीक है, अब जब से ये आएगी डिजिटल करेंसी, इसके लिए भी तो भाई नेटवर्क चाहिए, पेनिट्रेशन देखो नेटवर्क का कितना है। तो भैया इससे क्या होगी, एक टाइप की इनक्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब भाई आरबीआई भी देखो, जो नई टेक्नोलॉजी आएगी उसको इतने सारे बेनिफिट्स हो रहे हैं। ठीक है ना, प्रिंटिंग कॉस्ट कम हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो रही है, काउंटरफिट करेंसी की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक, उससे भी मिल गया। तो वो बंदे इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे डिजिटल करेंसी को। ठीक है ना, यूथ ने कुछ कर लिया, बट उसको तो मास लेवल पे करना होगा। तो वो इनिशियल फेज में क्या देते हैं, कोई भी स्कीम वगैरह देते हैं। ठीक है, आरबीआई ने भी कोई स्कीम दे दी हो कि भैया एक साथ 10 लाख रुपए की डिजिटल करेंसी लेने वाले को 10,000 की करेंसी फ्री। तो इनिशियल फेज तो किसको मिलेगा? जो पहले से ही टेक्नोलॉजी के करीब है। ठीक है ना, जो पहले से ही अपर पोजीशन पर है। ठीक है, वो क्या होगा, एडवांटेज ले जाएगा। और जिसको हमें कुछ देना चाहिए था बेनिफिट, हमें क्या था, ये सारी चीजें आई तो हमें क्या था, हमारे जो समाज के जो निचले तबके के लोग हैं उनको बेनिफिट देना चाहिए था, उनको तो मिल ही नहीं पाया। तो इससे क्या होगा, एक इनक्वालिटी जनरेट होगी, और ये इनक्वालिटी एक सोशल इनक्वालिटी भी बन जाएगी भैया। जैसे कास्ट इनक्वालिटी है। ठीक है, तो हमें ये चीज को भी देखना चाहिए। ये मैं होप कि मैंने थोड़ा अच्छा समझाया होगा, आपको समझ भी आया होगा। तो 300 टॉपिक तो कवर करने ही है, मैंने उस दिन एक कवर करवाया था, इसमें 3 कवर करवाए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि भैया क्या डाउट, कुछ डाउट हो, कुछ पूछना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और बाकी अब वीडियो मैं देखूंगा कि रेगुलर बेसिस पर आए। ठीक है, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।